आज का हमारा टॉपिक है सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसके अंदर जो है हम ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल के ऊपर बात करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल के ऊपर बात करेंगे और डीएनए जेनेटिक मटेरियल है इसके ऊपर जो है बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल के ऊपर बात करते हैं कि ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल क्या है और जो है इसको सबसे पहले किसने खोजा। तो एफ ग्रिफिथ 1928 एफ ग्रिफिथ 1928 ने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के 2 स्ट्रेन्स लिए। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी ये जो है न्यूमोनिया काज करता है मनुष्य के ऊपर, मैन के ऊपर और जो है माइस के ऊपर। उस समय इसको जो है डिप्लोकोकस न्यूमोनी के नाम से जाना जाता था। तो जो है ग्रिफिथ ने 1928 में जो है 2 स्ट्रेन्स स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के लिए, एक जो है था वो वायरुलेंट स्ट्रेन था, वायरुलेंट स्ट्रेन जो है था जो कि स्मूथ वाल्ड जो है स्ट्रक्चर शो करता था, स्ट्रक्चर जो है शो करता था और उसको हम जो है यस स्ट्रेन के रूप में यस स्ट्रेन के रूप में जानते हैं। पहला स्ट्रेन यस स्ट्रेन था। दूसरा जो है क्या था, नॉन वायरुलेंट रफ था ये, और जो है इसको हम आर स्ट्रेन्स कह रहे थे या आर स्ट्रेन्स के रूप में जानते हैं। अब इन दोनों स्ट्रेन्स के साथ उन्होंने माइस के ऊपर एक सीरीज जो है एक्सपेरिमेंट की परफॉर्म की। पहले स्टेज में उन्होंने क्या किया कि जो है यस स्ट्रेन लिया और इसको जो है इंजेक्ट कराया किसके अंदर, माइस के अंदर। माइस क्या हो गया, डाइड हो गया, माइस जो है मर गया। दूसरे स्टेप में फिर उन्होंने क्या किया कि रफ स्ट्रेन्स जो आर स्ट्रेन्स था उसको इंजेक्ट कराया माइस के अंदर, ये माइस जो है लाइव था। तीसरे जो है स्टेज के अंदर इन्होंने क्या किया कि हीट किल्ड यस स्ट्रेन को इन्होंने जो है इंजेक्ट कराया माइस के अंदर। माइस जो है वो लाइव था। फिर इन्होंने चौथे सीरीज में क्या किया, चौथे एक्सपेरिमेंट में, कि हीट किल्ड प्लस आर स्ट्रेन हीट किल्ड स्ट्रेन और आर स्ट्रेन को जो है मिक्स करके जब माइस के अंदर जो है दिया तो माइस क्या हो गया, डाइड हो गया। और इन्होंने डाइड माइस से जो है क्या किया, आइसोलेट किया बैक्टीरिया सभी के सभी जो है क्या थे, यस स्ट्रेन के थे। इस एक्सपेरिमेंट के आधार पे ग्रिफिथ
ने जो कंक्लूड किया, उन्होंने ये कंक्लूड किया क्या कि इस स्थिति में किसी कारण से आर स्ट्रेन्स जो है ट्रांसफॉर्म हो गए यस स्ट्रेन्स के अंदर। आर स्ट्रेन्स जो है ट्रांसफॉर्म हो गए यस स्ट्रेन्स के अंदर। और ऐसा इसलिए हुआ कि कोई ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ये जो है इस यस स्ट्रेन से ट्रांसफर हो गया जो है कहां पे, आर स्ट्रेन के अंदर, और इससे ये जो है यस स्ट्रेन के अंदर रूपांतरित हो गया। तो ये जो कंडीशंस है जिसमें आर स्ट्रेन्स यस स्ट्रेन्स में रूपांतरित होता है ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, और उन्होंने इसको कहा कि ये जो है वो जेनेटिक मटेरियल के द्वारा हो रहा था। ये ट्रांसफर जो है यस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन्स की तरफ, ये जो है जेनेटिक मटेरियल के वजह से, जेनेटिक मटेरियल की वजह से है, मटेरियल की वजह से है। तो ये स्पष्ट हो गया कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है क्या, कि कोई फैक्टर जो कि यस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन्स को जो है ट्रांसफर हो रहे हैं और उसकी वजह से आर स्ट्रेन्स जो है यस स्ट्रेन्स के अंदर कन्वर्ट हो जा रहा है, वायरुलेंट हो जा रहा है, उसको ग्रिफिथ ने जो है क्या कहा, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। और उन्होंने ये बताया कि ये वास्तव में जेनेटिक मटेरियल्स की वजह से हो रहा है, लेकिन बायोकेमिकल नेचर ग्रिफिथ जो है अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान जो है इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का नहीं बता पाए। इनके इस एक्सपेरिमेंट से ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बायोकेमिकल नेचर के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ। बाद में मैककार्टी, एवरी एंड मैक्लिओड, ये 3 साइंटिस्ट जो है आए और 1933 से लेकर के 44 तक इन्होंने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को पुनः रिपीट किया, और उन्होंने क्या किया कि यस स्ट्रेन से उन्होंने आइसोलेट किया क्या, प्रोटीन, डीएनए तथा एंड आरएनए को इन्होंने वहां से आइसोलेट किया, यह जानने के लिए कि कौन सा पदार्थ यस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन के अंदर आया और उसने आर स्ट्रेन के किस पदार्थ को स्थानांतरित करके आर स्ट्रेन को यस स्ट्रेन के अंदर रूपांतरित कर दिया। तो इसकी एनालिसिस में उन्होंने ये पाया कि ये जो है डीएनए केवल ये जो है ऐसा मटेरियल है जो कि स्थानांतरित हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ये क्यों, किस आधार पे उन्होंने कहा, क्योंकि इन लोगों ने जो है 3 तरह के एंजाइम्स का इस्तेमाल किया। प्रोटीएज ये क्या करता था, हाइड्रोलाइज करने का काम करता है प्रोटीन को। डीएनएज ये हाइड्रोलाइज करने का काम करता है डीएनए को, और
RNase ये हाइड्रोलाइज करने का काम करता है जो है RNA को। यहां पे इन्होंने देखा क्या कि प्रोटीएज और RNase का जब हम इस्तेमाल करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, तो ये क्या करता है, ट्रांसफॉर्मेशन को अफेक्ट नहीं करता है। जब हम जो है प्रोटीएज का इस्तेमाल करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो ये जो है क्या है, ये डज नॉट अफेक्टेड। तो ये प्रमाणित होता है कि ये प्रोटीएज या प्रोटीन जो है वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं है। दूसरी चीज है RNase को भी जो है हम अगर यहां पे इस्तेमाल करते हैं तो भी ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को जो है अफेक्ट नहीं करता है। लेकिन यदि हम जो है DNase को यहां पे अप्लाई करते हैं तो ये क्या करता है, अफेक्ट करता है, अफेक्टेड। इससे ये प्रमाणित होता है कि DNA ही जो है जेनेटिक मटेरियल्स है। और इन्होंने इस आधार पे ये प्रूफ किया कि जो उस समय की अवधारणा थी कि प्रोटीन जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, वो जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन नहीं है बल्कि वो है क्या, DNA। लेकिन बहुत सारे बायोलॉजिकल्स जो विद्वान थे, बायोलॉजिस्ट जिनको कहते थे, वो इनकी इस बात से सहमत नहीं हुए और उनको संतुष्ट करने के लिए कि DNA जो है जेनेटिक मटेरियल्स है, स्पष्ट तौर पे जो है जेनेटिक मटेरियल्स का काम DNA कर रहा है, इसको जो है प्रूफ किया हार्सी एवं चेस ने। हार्से एंड चेस 1952। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बैक्टीरियोफेज के साथ एक्सपेरिमेंट किया। बैक्टीरियोफेज क्या है, ये वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया के ऊपर पैरासाइट होते हैं, अर्थात बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं, इसलिए इनको हम जो है बैक्टीरियोफेजेज कहते हैं। तो हार्से और जो है चेज ने 1952 में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उस आधार पे इन्होंने कहा कि DNA इज द जेनेटिक मटेरियल। और ये बात इनके एक्सपेरिमेंट के बाद जो है स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो गई कि DNA ही जेनेटिक मटेरियल है, न कि जो है प्रोटीन। अब इन्होंने किस तरह से इसको जो है किया, आइए उसको समझते हैं। इन्होंने क्या किया कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के ऊपर इन्होंने क्या किया, बैक्टीरियोफेजेज को लिया। बैक्टीरियोफेजेज, ये बैक्टीरियोफेजेज हैं, इनको जो है इन्होंने इसके ऊपर क्या किया, अप्लाई किया। तो बैक्टीरियोफेजेज का काम क्या होता है कि ये जो है बैक्टीरिया के सरफेस पे आ जाता है और वहां पे इसके कैप्सिड से जो है इसका जेनेटिक मटेरियल्स क्या हो जाता है, अलग होकर के इंटर कर जाता है बैक्टीरियल सेल के अंदर। और बैक्टीरियल सेल्स क्या करता है, इस को अपना ही DNA समझ करके इसके प्रतिरूप यहाँ पे तैयार करता है और इसके हिसाब से प्रोटीन्स जो है तैयार होते हैं और बहुत सारे यहाँ पे जो है बैक्टीरियोफेजेज का निर्माण हो जाता है। ये नॉर्मल कंडीशंस में ऐसा होता है। लेकिन ये तो आमतौर पे बैक्टीरियोफेजेज का नेचर है कि वो बैक्टीरिया के ऊपर पैरासाइट होकर के वहां अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल के अंदर
ट्रांसफर करते हैं, जो कि बैक्टीरियल सेल के अंदर रेप्लिकेट करके अपनी संख्या को बढ़ाता है। तो इससे तो ये स्पष्ट हो नहीं रहा है कि जेनेटिक मटेरियल जो है ये डीएनए ही है इसका। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि इस बैक्टीरियोफेजेज को इन्होंने जो है 2 कल्चर मीडियम के अंदर जो है ग्रो कराया। एक जो है के अंदर उन्होंने क्या किया कि इसको जो है फास्फोरस, रेडियो एक्टिव फास्फोरस के अंदर, रेडियो एक्टिव फास्फोरस के अंदर जो है P32 जिसको कहते हैं, उसके अंदर जो है ग्रो कराया। और दूसरा जो है इन्होंने क्या कराया, ये जो है इसको ग्रो कराया सल्फर, रेडियो एक्टिव सल्फर के अंदर, इसको रेडियो एक्टिव सल्फर ये जो है S35 इसके अंदर ग्रो कराया। आप जानते हैं कि जेनेटिक मटेरियल्स के अंदर जो है वो सल्फर नहीं होता है और प्रोटीन के अंदर जो है वो फास्फोरस नहीं होता है। तो रेडियो एक्टिव जब सब्सटेंस जो है के अंदर ये बैक्टीरियोफेजेज ग्रो करेंगे तो एक ऐसा बैक्टीरियोफेज होगा जिसका जेनेटिक मटेरियल्स जो है क्या करेगा, P32 जो है रेडियो एक्टिव P32 धारण करेगा। और दूसरी तरफ जो है वो बैक्टीरियोफेज होगा जिसका जेनेटिक मटेरियल तो एज सच रहेगा, लेकिन जो है उसकी जो बॉडी है जो कि प्रोटीन की बनी है उसके अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर जो है आ जाएंगे। अब इनको इन्होंने क्या किया, बैक्टीरियल सेल्स के अंदर अलग अलग जो है ट्रांसफर कर दिया। ये जो है यहां पे आए और ये जो है यहां पे आए। यहाँ जो है इनका जेनेटिक मटेरियल और यहाँ इनका जेनेटिक मटेरियल। फिर इन्होंने जो है इसके अंदर क्या किया, एंट्री किया और यहाँ ये एंट्री किए। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि इस सेल्स को जो है इसके ऊपर जो है बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरियल सेल के ऊपर जो है छोड़ दिया एडहेयर होने के लिए। जब ये एडहेयर हुआ तो उसके बाद कुछ समय के बाद इन्होंने क्या किया कि इसको ब्लेंडर से जो है इसके प्रोटीन कोट को निकाल लिया, वहां से हटा लिया। और उसके बाद फिर ये बैक्टीरियल सेल्स से जो है इन्होंने क्या किया कि सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल करके जो वायरल पार्टिकल्स थे उनको आइसोलेट किया। आइसोलेट करने के बाद उन्होंने इसको जो है ऑब्जर्व किया, तो ये देखा कि जिस बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिव जो है जेनेटिक मटेरियल्स जो है पहुंचा था, वो भी बैक्टीरिया क्या था, रेडियो एक्टिव था। रेडियो एक्टिव ये प्रमाणित कर रहा है कि जेनेटिक मटेरियल्स जो है वो क्या है, ये डीएनए ही है, क्योंकि ये डीएनए जो है रेडियो एक्टिव था, लेबल्ड था। जब ये जो है बैक्टीरिया के अंदर पहुंचा तो बैक्टीरिया भी रेडियो एक्टिव हो गया। दूसरी तरफ जो प्रोटीन्स रेडियो एक्टिव हुए सल्फर की वजह से, वो जो है उसके अंदर जाकर के उसको रेडियो एक्टिव नहीं बना पाए। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हो गया, 100% प्रूफ हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल्स है, ना कि आरएनए, ना कि जो है प्रोटीन। तो जो पहले की अवधारणा थी जिसमें ये कहा जाता था कि प्रोटीन ही जो है जेनेटिक मटेरियल है,
वो पूरी तरह से डिस्कार्ड हो गई और ये प्रमाणित हो गया कि मतलब ये डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है।